सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि कैश बैलेंस इक्वेशन जो कि दी थी M=KPT, ये हमें किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा रॉबर्टसन ने। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टी है, टी और रॉबर्टसन में टी आता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि कैम्ब्रिज जो इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें आते हैं केन्स, रॉबर्टसन, मार्शल और पीको, 4 इकोनॉमिस्ट आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी इक्वेशंस दी थी और हर इक्वेशन का अपना एक मीनिंग है। तो हम इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। M=KPT, जिसका मतलब है कि M मतलब टोटल मनी सप्लाई एंड K होता है कि टोटल इनकम में से जो है वो आप कितना पोर्शन अपने पास एज अ कैश रखते हो, दैट इज के। P इज़ द प्राइस लेवल एंड T इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करता है कि हम कितनी मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में हो गई। ठीक है, जबकि फिशर है उन्होंने सप्लाई साइड पे बात की थी, जो कैम्ब्रिज वाले हैं उन्होंने सबने डिमांड साइड पे बात की थी। जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ऑल दैट affects workers before, during and after their work lives. Which of the following does not come under the scope of labor economics? तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेबर इकोनॉमिक्स में नहीं आती है। तो लेबर इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता है? सबसे पहला है नॉन वर्किंग टाइम। नॉन वर्किंग मतलब जब आप काम नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? लेजर, है ना, आराम कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आता है। नेक्स्ट है सफरेज। अगर आपको एक बार इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है, जो वेजेस के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि मेन एंड वीमेन में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये भी वन ऑफ द पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या होता है कि जो भी वुमेन जो है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी का, तो ये भी है। अब आता है बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता तो आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, बट सफरेज का मतलब अगर आपको पता तो आप वैसे भी बता सकते हो। सफरेज का मतलब होता है बेटा जो राइट टू वोट होता है। ठीक है, जो हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सफरेज का, और उसका और लेबर इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जरा इसको पढ़ो एक बार। द ड्रेन थ्योरी इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देश बंधु चित्तरंजन दास। तो ये तो गलत है। ड्रेन थ्योरी जो है वो हमको किसने दी थी? दादा भाई नरोजी ने दी थी। उनकी बुक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आप मुझे नीचे बताएंगे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो हमारा ये बुक थी कौन से ईयर में दी थी उन्होंने? ठीक है, दादा भाई ने, जो है जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखो हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, हमें मिल गया, बट एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। राणा डे अपोज द लेस फेयर पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स। तो बिल्कुल सही है, जो राणा डे थे वो क्या मानते थे? वो लेस फेयर पॉलिसी को नहीं मानते थे। ठीक है, वो अपोज करते थे और वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को मानते थे। ठीक है, महात्मा ज्योतिभाई फुल्ले जो हैं उन्होंने फार्मर्स को एज द क्लॉथ ऑफ द वर्ल्ड कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है फार्मर की उनको दिखाने के लिए कि जैसे हमारे लिए कपड़ा पहनना कितना ज़रूरी है। जैसे पहले के ज़माने में हम क्या कहते थे, 3 ही हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जैसे कपड़ा हमारी बेसिक नीड है, वैसे ही फार्मर्स भी हमारी क्या है, एक बेसिक नीड है। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य को ही हम बोलते हैं। उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में जो है इसके बारे में बोला था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कैसा है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स? तो पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। बिल्कुल सही है कि बायर्स और सेलर्स, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमें क्वांटिटी और प्राइस का पता चलता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। क्या ये ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को क्या मतलब उनका इंट्रैक्शन हो सके? तो बिल्कुल एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिनको चाहिए होता है वो अपना पैसा ले लेते हैं। तो ये भी सही हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हाई कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये गलत है। लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन तो होती है, लो कॉस्ट ऑफ ही इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ईजिली मिल जाती है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एन इन्वेस्टर टू सेल द फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, आपको अपना कोई शेयर सेल करना है, तो आप क्या कर देते हैं, अपना शेयर जो है वो यहाँ पर सेल कर देते हैं, जिसको खरीदना होता है वो खरीद लेता है। और यहाँ से हाई कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। मतलब नहीं होती है इसमें, क्योंकि अगर आपको कोई भी शेयर है उसका प्राइस जानना है, ठीक है, क्या रेट चल रहे हैं, वो सब मेंशन होते हैं आपको न्यूज़ में। ठीक है, ऑनलाइन भी हर शेयर का क्या प्राइस चल रहा है आप देखते होंगे, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एन
इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज, इट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ डैश। ठीक है, तो अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, और इसके जस्ट बाद ही सेम उसमें एक और क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज, इट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ। अब आप देखो सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट इन्होंने ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने इंडिविजुअल्स होने दिया हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक पॉलिसी, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या है, पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जब दोनों का मिश्रण है तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल्स के लिए लॉ बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनको लॉ को बनाती है, और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होता है कि उन जो भी वो पॉलिसी बना रही है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इन्होंने दोनों जगह अलग अलग ले रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको जो ठीक लगे वो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो हमें मार्शल ने दी थी। देखो बहुत सारे बेसिस पर जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है डेफिनेशन दे रखी है। कुछ डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए 5 to 6 है, जैसे जॉन रॉबिन्स की है, स्कैरसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके की आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, इट इज़ मोर ऑफ अ अकाउंटेंसी क्वेश्चन। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है अपने कॉमर्स में, अगर आपने ले रखा होगा तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्कस कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज दैट कंपनीज एसेट्स एंड रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें होता है हमारा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं जो कंपनी को क्या करके देगी, पैसा जनरेट करके देगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ हो गई जो कंपनी को रीपे करना है। ठीक है, एंड इक्विटी क्या होता है, जो ओनर अपना पैसा लगाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ये हमारी अकाउंटिंग वो होती है, इक्वेशन होती है जो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो इसको आप याद रखना है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे रिसोर्सेज की बात किसको करी जा रही है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी को हम रिसोर्सेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है व्हेन एन आइटम इज परचेज्ड इट इज़ आइदर कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो या तो वो कैपिटलाइज होगी। कैपिटलाइज मतलब कि वो एक लॉन्ग टर्म एसेट होगी। आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट है जो कि इन फ्यूचर कंपनी को क्या करके देगा, ऐसे पैसे जनरेट करके देगा। और एक्सपेंस मतलब शॉर्ट टर्म जो भी खर्चा करते हो। ठीक है, आपने कोई भी सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर लगाई, ये सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया हुआ है। तो ये भी ठीक हुई स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ये भी ठीक है। थर्ड, एसेट एंड रिसोर्सेज यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज कैरी द सेम साइन। तो ये तो गलत है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का कभी भी सेम साइन नहीं होता है, क्योंकि एसेट जो है अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो एसेट जो है वो डेबिट साइड पर आता है, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमेशा हमारे क्या आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए दोनों का अलग साइन होता है, सेम साइन नहीं होता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, मार्केट सिक्योरिटीज एंड कैश रिप्रेजेंट द करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज हैं, उसको फटाफट हमने अगर अपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, कैश तो अपने आप में करंट एसेट है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1, 2 and 4 तो करेक्ट है हमारी। ठीक है, तो 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी मतलब कि बहुत ही सोच के बनाया हुआ उन्होंने ये क्वेश्चन। आप इसको देखिए। डैश इज यूजुअली अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु नॉर्मली लिव टुगेदर एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन। कह रहे हैं ऐसे लोग जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब कुछ लोग जो इकट्ठे रहते हैं, एक ही कॉमन किचन से अपना खाना खाते हैं, अनलेस द एक्सीजेंसेज ऑफ वर्क प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी ऑफ देम फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, कि किसी को भी ऐसा करने से रोकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, सेंसस में जो हाउस होल्ड की डेफिनेशन यूज़ होती है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप देखिए उन्होंने कहाँ से आपको क्वेश्चन उठा के दिया है, और क्या कभी आपने हाउस होल्ड की डेफिनेशन सुनी थी, आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने सुनी होगी। तो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा हाउस होल्ड। अच्छा, एक्सीजेंसेस ऑफ वर्क बता देती हूँ कि किसी कारणवश जो है, किसी रीज़न से आप अपने घर ना रहकर कहीं बाहर रह रहे हो। ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, जॉब करने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं एक्सीजेंसेस ऑफ वर्क, की जिसकी वजह से आप जो है वो क्या कर पा रहे हो, अपने घर पे खाना नहीं खा पा रहे हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाउस होल्ड। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ हुआ है, सेंसस के डेफिनेशन में। मैंने आपको बताया सेंसस में हाउस होल्ड की इसी डेफिनेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, लेबर फोर्स कंप्राइजेज ऑल दोज हु वर्क फॉर गेन विद इन द लेबर मार्केट वेदर एज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पार्ट 5 करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि जो काम कर रहा है वो वर्क फोर्स में आ गया, यानी जो एम्प्लॉयड है वो तो आपका हो गया वर्क फोर्स, और जो आपका लेबर फोर्स है वो हो गया एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तो आप देखिए जो एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय है दोनों ही काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम कर रहा है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयड यानी एम्प्लॉयड में ये तीनों एम्प्लॉयड में आ गए और ये क्या हो गया अनएम्प्लॉयड में। तो लेबर फोर्स का ही पूछा था इसलिए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा दिस वन डी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।